भाई जानी बैरागी आए और आपको अपने तेवर का एहसास कराएं। खांसी भी इतनी तेज। अरे खांस खांस के केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बन गया हो तो खांसना पड़ेगा भाई। नहीं खांसोगे तो कफ अंदर रह जाएगा, क्या मतलब है। क्या हालचाल है पीछे वालों के? स्वागत है भैया। स्वागत। जो लोग आ रहे हैं पीछे से उनसे मेरा निवेदन है, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भाई अशोक चारण जी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई है, जरा एक बार अशोक चारण जी के सम्मान में आप ताली वाली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और पीछे तक के लोग, इधर बाजू वाले लोग एक बार मेरे सम्मान में भी जोर से बजा दो तो मैं अपना काव्यपाठ शुरू करूं। बहुत बढ़िया। मैं आपको ऐसी कोई गंभीर कविता नहीं सुनाऊंगा, जैसे कि अशोक भाई ने कहा कि मेरी इस कविता को आप बरसों तक याद रखेंगे। मैं ऐसी कविता याद नहीं सुनाऊंगा जो बरसों तक याद रहे। मैं ऐसी सुनाऊंगा जो अभी हाल आप भूल जाए। नहीं, बरसों तक याद रखने से क्या मतलब भाई साहब, नहीं उसका नुकसान होता है। इस मंच पे कभी बाल कवि बैरागी जी, गोपाल दास नीरज जी, सोम ठाकुर जी, ये कभी आए क्या? वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनकी कविता अपने को याद है, और हम हर बार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा कुछ भी याद नहीं है। तो मैं वही सुनाऊंगा जो किसी को याद नहीं रहता है। मैं आपके बीच में प्रणाम करता हूं। जो लोग इधर चहलकदमी हो रही है वो मेरा निवेदन है कि अब धीरे धीरे हो जाए। मैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर खड़ा हुआ हूं मुंबई महानगर के अंदर। भाई युवराज जैन जी के अथक प्रयास से इस मुंबई शहर के अंदर, मुझे पता है, चाहे आप उस बिग सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी को कहीं भी खड़ा करके देख लीजिए, 1 घंटे के लिए तो भीड़ हो सकती है, परंतु 5 घंटे तक इस हजारों की भीड़ को इकट्ठा आप नहीं कर सकता। हिंदुस्तान का कोई भी स्टार नहीं कर सकता। यह भीड़ सिर्फ हिंदी की कविता कर सकती है। इसलिए मैं देश के तमाम कवि और युवराज जैन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप राष्ट्रभाषा हिंदी की विजय वैजयंती को यहाँ पर फहरा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं इस मंच का एक बहुत बड़ा कवि आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। वाह। नहीं भाई, अपन छोटा क्यों बताएं? नहीं क्यों बताएं यार। परसों तरसों इंदौर में इस पार्थ नवीन ने ऐसा बोल दिया, बोले मैं बहुत छोटा कवि हूं, मेरी उम्र में भी और योग्यता में भी। इसने तो बोल दिया भावुक होकर प्रोग्राम के बाद में, अगले आयोजक ने 2000 रुपए काट लिए उसके। बोले छोटा है तो निपटा ना, 2000 रुपए कम कर दो, इसको क्या फर्क पड़ रहा। इसलिए मैं ऐसे नुकसान बिल्कुल नहीं करवाना चाहता हूं। आपने विवेकानंद जी को पढ़ा होगा। विवेकानंद जी कहते हैं कि 10 किताब पढ़ने के बजाय आप किसी एक ज्ञानी को 10 मिनट ध्यान से सुन लीजिए। मैं 10 किताब के बराबर आपके सामने अकेला खड़ा हुआ हूं, आपको मेरे को ध्यान से सुनना है। मैं इस तरह के फौजी फिरकुल के टाइम बिगाड़ता भी नहीं हूं। ये देश के तमाम बड़े कवि, विनीत चौहान प्रोफेसर, ये कोई टीचर है, कोई क्या पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूं। नहीं उससे क्या मतलब है, इतने पढ़े लिखे के भी करा क्या इन्होंने? जब यही काम करना है तो क्या मतलब पढ़ लिख के करने से? तो मैं यही काम कर रहा हूं, क्या मतलब बाईपास से जाने से? डायरेक्ट यही काम करो ना अपन है। दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, पूरे देश दुनिया में ये कविता पढ़ते रहते हैं। मैं कहीं भी नहीं गया हूं, मैं मेरे घर से सीधा यहीं आया हूं और यहां से वापस मेरे घर चला जाऊंगा। इसीलिए मेरे को भाई साहब ने खड़ा कर दिया क्योंकि मेरी अभी फ्लाइट है। मैं अपन 10-10, 20-20 दिन तक इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे। वाह भाई वाह। वहां क्या है, अपने घर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर मुलायम सिंह यादव अपने घर का ध्यान रख लेते तो ये हालत ही नहीं होती उनकी। आप घर का ध्यान रखो ना। हमारे बीच में मुख्य अतिथि लोगों का आना जाना शुरू है और आते ही रहेंगे। अगले साल से कवि सम्मेलन को 2 दिन तक रखेंगे। एक दिन मुख्य अतिथियों का आगमन और दूसरे दिन कविता। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मालूम नहीं पड़ता बाद में विशेष अतिथि कौन है, और तो कोई बात नहीं है। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि मैं एक कविता सुनाना चाहता हूँ और कई बार आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ, कई बार आया हूँ, और कई बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बुलाया इसलिए आया हूँ। नहीं ये बताना पड़ता नहीं तो यार ये पहले क्यों आया होगा, ये क्यों आया, तो मैं मेरे को बुलाया इसलिए आया। मैं अब की बार फिर मेरे को बुलाया इसलिए मैं फिर आ गया हूँ आपके बीच में। अशोक चारण जी ने बहुत अच्छी कविता सुना दी है। कन्हैया कुमार जेएनयू के अंदर खड़ा रह करके कहता है घर घर से अफजल निकलेंगे और फलाना डिमका, जैसा कि अशोक चारण जी ने आपके बीच में बताया। हालांकि कोई गलत बात उसने भी नहीं कही। उसने यही कहा कि घर घर से अफजल निकलेंगे, घर घर से निकलेंगे, तो सही बात कही उसने। भाई जैन के घर से जैन निकलेगा, ब्राह्मण के घर से ब्राह्मण निकलेगा, शर्मा के घर से शर्मा निकलेगा, वर्मा के घर से वर्मा निकलेगा। तो जिस घर के अंदर अफजल घुसा था वहां से तो अफजल ही निकलना है ना। वाह वाह, बढ़िया बात। तो धीरे धीरे अफजल निकल रहे हैं यार।
आदमी की सोच में परिवर्तन है, ये तो अपने को जानकारी होना चाहिए। राजनीतिक बड़े बड़े लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे पुरोहित जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी बैठने की व्यवस्था है, इसलिए ये बैठे हुए हैं। नहीं, ये भी बताना नहीं कि ये क्यों बैठे होंगे। ये भाई दूसरा भी काम कर सकते हैं, पर हमारे बीच में बैठे हैं, खड़े तो रह नहीं सकते, इसलिए बैठे क्योंकि इन्होंने अच्छे को बिठा दिया मुंबई में, इसलिए ये बैठे हुए हैं। और मां से ये प्रार्थना करते हैं, ये हमारे भूतपूर्व विधायक थे, और भगवान चाहे तो अगले इलेक्शन में ये विधायक बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे, लाल बत्ती की गाड़ी इनको मिलेगी। इस मन से हम कवियों की ऐसी प्रार्थना है मां दुआ से, और निश्चित मिलेगी, इसमें हंसने की बात नहीं है, इनको लाल बत्ती मिलेगी। और अगर इनको नहीं दे बत्ती तो ये दूसरे को बत्ती दे, इसलिए बत्ती जरूर देंगे इनको। मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, भाई ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अब हमारी जानकारी में नहीं है, बगैर जानकारी के अगर काम करोगे तो ये सारी समस्या का मेन कारण क्या है? लोगों को जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी को जानकारी नहीं थी, रुद्रपुर से भाषण शुरू करे, खाट यात्रा निकाली उन्होंने, अब उनको इस बात की जानकारी नहीं। अरे खटिया खड़ी क्या हो गई भाई साहब? बात यह है कि उनको यही मालूम नहीं है कि खाट पे से कोई समस्या हल हो रही है क्या। इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, खाट पे जैसे आदमी जाता है कि समस्या खड़ी होती है। समस्या का हल खाट पे नहीं होता, समस्या खड़ी होती है। बेवजह खाट पे जा रहे हैं, खाट पे से कोई समस्या हल हो रही है। इस देश में नरेंद्र मोदी को कोई समस्या नहीं है, इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी को कोई समस्या नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो खाट पे गए ही नहीं। क्या मतलब? मैंने आपसे कहा जाके ताली बजाओ यूं? अरे भाई माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ रे ताली बजाओ, पीछे वाले हाथ खड़े करो और नीचे करो, क्या मतलब है? भाई ये तो जानकारी होना चाहिए ना। और इस हिंदुस्तान की जनता ने कभी भी गलत नहीं किया, इस बड़े मंच से बड़ी ईमानदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, कभी गलत नहीं करा। 125 करोड़ की जनता ने बराबर फैसला लिया। आदरणीय पुरोहित जी, 10 साल तक हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल तक रहे, और वो डॉक्टर थे, परंतु एक भी इंजेक्शन 10 साल में नहीं लगाया उन्होंने। अब डॉक्टर होकर के एक भी इंजेक्शन नहीं लगाया अगले ने, तो उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। चाय बेचने वाले को बना दिया प्रधानमंत्री। अब चाय बेचने वाले को तो यार ये ऑपरेशन करना आता नहीं है, परंतु फिर भी उसने दे दड़ादड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अब चाय बेचने वाला अगर ऑपरेशन करेगा तो हाथ तो डोलेंगे ही सही भाई। जब हाथ अगले के डोल गए तो मायावती ममता बनर्जी चिल्ला रही है क्योंकि उनके टांकों में दर्द हो रहा। बहुत अच्छे, वाह रे बैरागी वाह। भाई ये तो सामान्य बात है ना, जो काम जिससे करवाना है उसी से कराओ, पर अब वो नहीं कर रहे हैं तो ये आ गई माला। मैं आपकी माला को स्वीकार करता हूँ, ये गोबर की माला हमारे अशोक जी ने कहा, पर मैं आपकी स्वीकार करता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? नरेश लोढ़ा जी, आप बहुत अच्छे आदमी है, ये माला आप ले जाओ वापिस, बहुत बढ़िया है। नहीं, गोबर में प्रथम स्थान पे गणेश रहते हैं, इसलिए ये गणेश जी की माला है। मैं आपके स्वागत को स्वीकार करता हूँ, आप बहुत अच्छा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा ही करते रहिए। मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ, बात ये कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जैसा करता है भाई साहब ऐसा हो जाता है। अब क्या करता है ये मेरे को भी मालूम नहीं, और आपको भी जबरदस्ती हंस रहे हो आप यार। ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु कोई बात नहीं। हमारे अटल अभी मोदी जी बनारस में भाषण दे रहे थे, भाइयों और बहनों अच्छे दिन आने वाले हैं। एक लड़का सामने से खड़ा हो गया, बोले ये अच्छे दिन कब आएंगे? बोले 8वीं फेल मुख्यमंत्री बन गया, इससे ज्यादा और अच्छे दिन क्या चाहिए तेरे को? इस देश में कई तरह के अच्छे दिन आ रहे हैं मेरे भाई, परंतु जो 100 वर्ष तक जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ रहे हम, 100 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे हम, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीनस्थ रहने वाले इस हिंदुस्तान का एक आदमी, पहला व्यक्ति जो चुनाव जीतता है और प्रधानमंत्री बनता है तो संसद की सीढ़ी को प्रणाम करके वंदे मातरम का जयकारा लगा करके संसद के अंदर प्रवेश करता है। उसके वंदे मातरम बोलने से जिस ब्रिटिश गवर्नमेंट लंदन के अंदर 7000 लोग वंदे मातरम का जयकारा लगाते थे, वंदे मातरम बोल करके वो संसद में गए, प्रधानमंत्री बने, तो लंदन में जय जयकारे हो रहे, वंदे मातरम और भारत माता की जयकार हो रही। अरविंद केजरीवाल खांसते खांसते मुख्यमंत्री बने तो पूरी दिल्ली में खांसी हो गई। भाई असर तो पड़ेगा ना, कौन कैसा क्या कर रहा है, सारी चीज़ों का असर पड़ेगा। इसलिए ये असर ना पड़े, मैं आपके बीच में नोटबंदी की कई तरह की तमाम बातें हुई, ये हो गया, नोट बंद हो गए, 50 दिन मांगे मोदी जी ने, बोले 50 दिन मेरे को दे दो, 50 दिन दे दो। बोले बाद में क्या? बोले 51 दिन आपको आदत पड़ जाएगी।
हालांकि ये अगले की मार्केटिंग देखो, बहुत तगड़ी मार्केटिंग थी। जो आदमी हाथ में कमंडल था और कुछ भी नहीं था, 5 रुपए मांग के खाता था, वो आदमी 50 करोड़ 500 करोड़ का मालिक हो गए बाबा रामदेव। और जो 500 करोड़ के मालिक थे उनके हाथ में कमंडल आ गए। कमाल की मार्केटिंग है अगले आदमी की। आप देखो, छोटी मोटी मार्केटिंग है उनकी। और इतना सम्मान देते हैं बूढ़े बुजुर्गों को आज भी, भले इतने बड़ा नेता हो गए पुरोहित जी वो, जिस तरह से आप छोटे मोटे सबको सम्मान देते हो ऐसे वो भी देते हैं। उनकी कभी भी कोई सी भी सभा देख लो आप, जहां भी जाते हैं सभा में लाल कृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी सबको सामने बिठाते हैं और फिर कहते हैं कि भाइयों और बहनों, मैं आज जिस जगह खड़ा हुआ हूं इन लोगों की वजह से खड़ा हूं, और ये जहां पर बैठे हुए हैं मेरी वजह से बैठे हुए हैं। पूरा सम्मान दे रहे हैं सबको, अपने अपने ढंग से सम्मान दे रहे हैं। मत उंगलियां उठाया करो सरहदों पर। मैं आपसे ये, मेरे दोस्त, मुंबई शहर के अंदर में कई बार और इसी मंच पर यहाँ पर कई बार आया हुआ हूं मेरे दोस्त। मैं इस लोकतंत्र के मंच से झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। सर्वाधिक झूठ इस कवि सम्मेलन के मंचों पे बोलना शुरू हो गया। कवि सम्मेलन शुरू होते से ही मेरे बड़े भाई आदरणीय विनीत चौहान बैठे हैं, मेरी छोटी बहन ज्योति त्रिपाठी बैठी है, ये बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई, ये सर्वाधिक झूठ है। ये झूठ मैं कभी नहीं बोलता हूं। यार मर्जी पड़े उसको कैसे भाई बहन बोल दें। मैं कहाँ रहता हूँ, ये कहाँ रहते हैं, मेरे पिताजी कहाँ रहते थे, मर्जी पड़े वो भाई बहन। ये झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, नहीं मर्जी पड़े उसको। यार ऐसे कैसे मेरी बहन रात की 10-11 बजे मेरी बहन बम्बई में क्या करे, मेरे जिया जी चमड़ा तोड़ दे मार मार के, ऐसा थोड़ी होता है क्या। मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ। और उसका नुकसान ये हुआ, जैसे अशोक चारण ने बताया कि वो अकबर ओवैसी ने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा, बोले मेरी गर्दन पे छुरा रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलेगा, बोले भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बेवकूफ 5-7 बार तो ऐसे बोल ही गया, बोले नहीं बोलूंगा और बोल गया। और मेरे को भी मीडिया वालों से क्षमा चाहता हूँ, कैमरा ले लेके पहुंच गया, बोले ये भारत माता की जय नहीं बोल रहा, ये भारत माता की जय नहीं बोल रहा। नहीं बोल रहा तो मत बोल। ऐसे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान भारत माता की जय बोल रहे हैं, उनके सामने कैमरा बताओ ना जो नहीं बोल रहा, बोले ये नहीं बोल रहा, ये नहीं बोल रहा। यार गायत्री के और नमोकार के पवित्र पावन मंत्र अशुद्ध मुंह से बोले नहीं जाते हैं। ये भारत माता का पवित्र मंत्र है, भारत माता की जय। ऐसे लोगों के मुंह से शोभा भी नहीं देती मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर ऐसा कहाँ हो रहा बढ़िया, बताओ मेरे को। ऐसा हो नहीं रहा ना, समस्या ये है।